दोस्तों, सुरेश ने बनाना शुरू किया अरहर की दाल और जबकि बब्बू ने बनाना शुरू किया छोले, और दोनों ने जब कुकर पे चढ़ाया तो सुरेश भैया के साथ कुछ ऐसा हुआ कि 2 सीटी बजी और दाल की धज्जियाँ उड़ गई। लेकिन बब्बू भैया के साथ क्या हुआ, सीटी पे सीटी, सीटी पे सीटी, सीटी पे सीटी बजती रही और उनके छोले पकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो ये अरहर की दाल का बनना और छोलों का बनना, ये भी तो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। जबकि जब हमको मालूम है कि अरहर की दाल जो है वो बहुत जल्दी पक जा रही है, जबकि जो छोले हैं वो पकने में टाइम लग रहा है। तो दोस्तों, जो रिएक्शंस होती हैं वो स्पीड के लिहाज से 2 तरीके की होती हैं। एक जो पहली होती है रिएक्शन जो बहुत तेज़ी से चलती है, तड़ातड़ी में चलती है, और दोस्तों जो दूसरे तरह की रिएक्शंस होती हैं वो चलती हैं धीमे 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 धीमे। और एक तीसरे तरह की रिएक्शंस होती हैं जो मॉडरेट टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और आज आपके सामने लेकर आया हूँ केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें कि हमको स्टडी करनी होती है केमिकल काइनेटिक्स ऑफ मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस, जो ना तो बड़ी तेज़ी से चलती हैं और ना ही बहुत धीमे से चलती हैं। लेट्स स्टार्ट। सो टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन: वेरी फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन, एंड वी हैव टू डील विद दिस रिएक्शन। हमको जो बेसिकली स्टडी करना है, इन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, और ये जो रिएक्शन होती हैं इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये वो रिएक्शंस हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं, जबकि जो वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती हैं ये आयनिक रिएक्शन होती हैं। ये तुरंत हो जाती हैं, जैसे ही आप कंपाउंड को आपस में मिक्स करोगे वो तुरंत खटाक से रिएक्ट हो जाती हैं। अच्छा, और एक वेरी स्लो रिएक्शंस होती हैं, जैसे रस्टिंग हो गया। आपको पता है कि रस्टिंग कितने धीमे धीमे होती है। आप अगर एक आयरन रॉड लेके आएँ और उसको किनारे पर कहीं पर रख दें और आप इंतज़ार करें तो बहुत समय लगेगा उसकी रस्टिंग को पूरा होने में। तो इस चैप्टर में बेसिकली वी हैव टू डील विद रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है 2 तरीके का होता है, एक होता है एवरेज रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। एक होता है एवरेज रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। एवरेज रिएक्शन जो होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं आर एवरेज, और ये बराबर होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं। जबकि इंस्टेंटेनियस रिएक्शन आर इंस्टेंटेनियस होता है और इसको हम डी एक्स अपॉन डी टी रखते हैं। कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें जो है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में वो तो आपके सामने आ गई हैं यहाँ पर। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे कर सकते हैं कि इट इज़ change in concentration of reactant or product per unit time। ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि अपॉन में डिवाइड में टाइम हमको रखना है। आप सोचिए कि कोई भी सब्सटेंस है जो मोशन में है, कोई बॉडी है वो मोशन में है, कोई कार है वो मोशन में है, तो उसकी स्पीड में आप क्या करते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हो, यानी डिवाइडेड बाई टाइम वहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन, यानी यहाँ ऊपर हम रखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। सबको पता है जैसे चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डेल्टा एक्स हो गया, जबकि टाइम जो है वो आपका डेल्टा टी हो गया। और अगर हम यूनिट की यहाँ पर बात करेंगे इसकी, तो जो डी एक्स की डेल्टा एक्स की जो यूनिट होगी वो होती है मोल पर लीटर, और जो टाइम की यूनिट होगी वो टाइम इनवर्स होगी। इसको हम सेकंड भी रख सकते हैं, जैसे ये आपका मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स भी आ सकता है, या फिर ये आपका मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स भी आ सकता है, या और भी किसी यूनिट में आ सकता है। तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और आप इसको ज़रा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, जैसे हमने मान लिया ये एक रिएक्शन हमने मान ली, सपोज़ ये हमने एक रिएक्शन मान ली कि ए इक्वल टू बी बी,
और ए जो है यहाँ पर रिएक्टेंट है, बी भी प्रोडक्ट है। ए और बी मतलब फॉर्मूले हैं कंपाउंड्स के, जबकि स्मॉल ए और स्मॉल बी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। इनको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या मोल के रेशियो है ये। तो अभी अगर हमें कोई क्वेश्चन दी गई है तो उससे हम एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, दीज टू टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपको तमाम न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो चलिए हम इनको बनाना सीखते हैं कि पहले हम एवरेज रेट कैसे निकालते हैं। तो जो हमारा एवरेज रेट होता है आर एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज ऑल्सो अ सिंबल लाइक आर एवरेज। अब हमें इसके लिए जब बनाने हैं तो पहले हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितने भी होते हैं इक्वल करके लिखते जाते हैं। जैसे इक्वल टू लिखा बी, फिर इक्वल लगाया और फिर इक्वल टू लिखा ए, लिखा पहले, फिर लिखा हमने इक्वल टू बी ब्रैकेट के अंदर, मतलब कंसंट्रेशन होगा। एक्चुअल में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है तो उसको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ही लिख सकते हैं अगर इक्वल लिखना है। बस एक्स जो है वो उसकी जगह पर हमें ए लिख देना है, बी लिख देना है। बाकी चीज़ें देखिए, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इधर हो गया और डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इधर हो गया। अब हम करते क्या है कि जो रिएक्टेंट साइड होता है, जैसे रिएक्टेंट साइड ये है, तो रिएक्टेंट साइड के लिए हम लोग नेगेटिव यूज़ करते हैं। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव यूज़ करते हैं। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव यूज़ करते हैं, ए रिएक्टेंट है तो नेगेटिव यूज़ करते हैं, और इसके लिए पॉजिटिव यूज़ करते हैं। उसके बाद जो भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ध्यान से सुनिए, जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a। तो इधर हमको क्या करना है, -1/a करना है, और इसका भी हम रेसिप्रोकल लेंगे, ये 1/b हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे 1/b। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। बिल्कुल ऐसे ही इसका एक्सप्रेशन बनेगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि जब हमको इंस्टेंटेनियस लेना है तो dx/dt डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है, और ये भी एक्सप्रेशन है, ये मतलब सिंबल है, ये भी सिंबल है। अब हम जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए हमने इक्वल टू ए लिख लिया, फिर इक्वल टू हमने बी लिख लिया, ब्रैकेट में कोई भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिलेटेड सब्सटेंस। और अब हमको जैसे यहाँ d/dt है तो यहाँ पर हमको d/dt कर देना है। देखिए लगना भी तो चाहिए ना, बराबर है ये। देखिए ये dx/dt तो ये भी dx/dt है। x वो सब्सटेंस हमको रखना है, x की जगह यहाँ a रख दिया, x की जगह यहाँ b रख दिया, और लेफ्ट हैंड साइड में हमको करना है वैसे ही सिमिलर -1/a, और यहाँ पर हमको करना है -1/b। अब आपको यहाँ पर पूछे कोई टर्म क्या होते हैं तो जरा उसको भी आप समझा दीजिए कि जो आपका -ΔA/ΔT, ध्यान रखना -ΔA/ΔT है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के क्योंकि रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है रिएक्टेंट कम होता जाता है, डिसअपीयर होता जाता है, प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, अपीयर होता जाता है, फॉर्म होता जाता है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हो गया। इन द सेम मैनर व्हाट इज डेल्टा बी प्लस में अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। और ध्यान रखना कि यहाँ पर हम इस जगह पर लगाएंगे टर्म एवरेज रेट, और जब हमको इधर लिखना होगा तो उसकी जगह हम लगाएंगे इंस्टेंटेनियस रेट। ये दोनों के बीच का फ़र्क होगा। अब हमको एक चीज़ ये समझनी है कि भाई नेगेटिव साइन क्यों यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक सवाल छोटा सा मैं लिख देता हूँ, वाई नेगेटिव साइन विद रिएक्टेंट एंड पॉजिटिव साइन विद प्रोडक्ट। ऐसा क्यों होता है, ये हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसका सीधा सीधा जवाब क्या है कि एज द टाइम प्रोग्रेसेस रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपीयर होता है, डिसअपीयर होता है। रिएक्टेंट concentration decreases while product increases। रिएक्टेंट जहाँ पर कम होता जाता है
तो कमी को शो करने के लिए, कमी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन हमको इसको जो है कंसंट्रेशन डिक्रीज की वजह से हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, उस डिक्रीज को शो करने के लिए माइनस लगाया है। और देखिए ये प्रोडक्ट साइड में ये गलती से हो गया, ये माइनस नहीं ये प्लस है। तो प्रोडक्ट चूँकि इंक्रीज होता है, उसके इंक्रीज को शो करने के लिए हम यहाँ पर प्लस साइन का यूज़ करते हैं। अब चलिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि हर तरह के कोफिशिएंट्स होंगे ए बी को छोड़ के। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू अमोनिया। यहाँ पर हमको एक्सप्रेशन बनाना है, तो अब मेनली आगे चल के एवरेज रेट का काम आप ख़त्म समझिए, और अब पूरे चैप्टर में मेनली हम लोग यूज़ करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, जिसमें पल पल की खबर होती है। dx/dt हमको निकालना आता है, N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3। तो पहला काम हम क्या करेंगे, dx/dt लिखेंगे, फिर इक्वल लगाएंगे, इक्वल टू N2 करेंगे, फिर इक्वल लगाएंगे, इक्वल टू H2 करेंगे, फिर इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर NH3 करेंगे। यानी जो जो रिएक्टेंट्स हैं और जो जो प्रोडक्ट हैं सबको इक्वल इक्वल करके। और चूंकि यहाँ पर d/dt भी है, x की जगह पर N2, x की जगह पर H2, x की जगह पर अमोनिया। यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं आएंगे, ध्यान रखना। 3H2 नहीं लिखा गया, 2NH3 नहीं लिखा गया, सिर्फ फॉर्मूले लिखे गए। आपको ये बात बड़ी क्लियर रखनी पड़ेगी, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये H2 है फॉर्मूला और अमोनिया है फॉर्मूला। ठीक है, अब आप सब में क्या करेंगे, d/dt, यहाँ पर d/dt, यहाँ पर d/dt। ठीक है ना। उसके बाद अब हमको क्या करना है कि जो कोफिशिएंट है, पहली बात तो रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट N2 है और H2 है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, और प्रोडक्ट साइड में प्लस लगा दिया। और जो कोफिशिएंट होंगे उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो N2 का कोफिशिएंट 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, यहाँ कुछ लिखना नहीं है। 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3, 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2। फिर ये आपको बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है, और मैंने दो एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया। ये कठिन एग्जाम्पल है। dx/dt है रेट ऑफ रिएक्शन। अब बाकी जरा टर्म समझते हैं। तो माइनस dN2/dt, ध्यान रखना माइनस सिर्फ सिंबल है, तो माइनस को साथ में हमने लिया है। माइनस dN2/dt है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव इसीलिए लगाया गया है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, और हमारा जो हुआ कि dH2/dt वो हुआ हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, ये H2 का हो गया, और प्लस dNH3/dt जो हुआ वो हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो ये तो आपके लिए आर्टिकल बहुत खास है, बहुत ज़रूरी है। फिर आप समझिए कि ये ग्राफ है जो टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में मैं बना रहा हूँ। देखिए एक ग्राफ इसमें ऐसे बनता है स्यू, एक ग्राफ ऐसे बनता है ट्यू। ये जो ग्राफ बनता है ये आपने रिएक्टेंट लिया हुआ है और ये आपने प्रोडक्ट लिया हुआ है। देखिए ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, अगर कोई पूछे ये वाली वैल्यू क्या है तो ये आपका हो गया R0। ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो शुरुआत में होता है वो 0 होता है, और अगर इस वैल्यू को हम लें तो ये क्या होगा, ये होगा P0। ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग में। प्रोडक्ट शुरू में 0 होता है और रिएक्टेंट सारा होता है, और रिएक्टेंट कम होता चला जाता है। देखिए ग्राफ में एज अ टाइम प्रोग्रेसेस इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, एंड एज अ टाइम प्रोग्रेसेस इसकी वैल्यू 0 है, 0 से बढ़ती हुई ये पहुँच रही। तो ये इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। उसके बाद अब देखिए अगला जो हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली ये आप दो टर्म अपने जहन में एक साथ रखिए, वन इज मॉलिक्यूलरिटी एंड सेकेंड इज ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो फर्स्टली मूव ऑन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। It is sum of all reactant in a
गिवन रिएक्शन। जितने भी रिएक्टेंट हो उनका आप टोटल कर दो तो वो मॉलिक्युलरिटी हो जाती है। जैसे आप देखिए PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर मॉलिक्यूल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो ये हमारा मॉलिक्युलरिटी इसकी हो गई, मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू हो गई 1। और उसी तरीके से हमने दूसरी एक इक्वेशन ले ली H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर देखिए एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है। रिएक्टेंट देखो, प्रोडक्ट मत देखो, लेफ्ट हैंड साइड वाला देखो। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होता है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल है ना, 1 लिखा है ना यहाँ पर, तो मॉलिक्युलरिटी 1 हो गई। और यहाँ पर क्या हुआ, 1 + 1 इक्वल टू 2 हो गया। देखिए H2 के पहले कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा, I2 के पहले कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा, 1 + 1 का मतलब हो गया 2। तो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो हो जाएगी 2। और ऐसे ही जैसे 2NO + O2 इक्वल टू 2NO2, तो यहाँ पर 2 + 1 हो गया मतलब 3 हो गया। तो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी हो गई वो 3 हो गई। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि रिएक्शंस के टाइप क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, नंबर 1 यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्युलरिटी 1 हो उसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्युलरिटी 2 होती हो उसको बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। और ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक की मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ ताकि आप दोनों की बना ले। तो reactions having molecularity 3 are called trimolecular reactions, or reactions above molecularity 3 आर वेरी रेयर। 3 के ऊपर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये हमारा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये इसका आपका कॉन्सेप्ट होता है। और देखिए दोस्तों, मैं गर्मी में पसीने में पढ़ा रहा हूँ, पूरा पसीना पसीना हो रहा हूँ, पंखा नहीं चला सकता हूँ। पंखा चलाऊँगा तो क्या होगा, आवाज़ आएगी और आप लोगों को अच्छे से सुनाई नहीं पड़ेगा। और एसी नहीं लगवा सकता हूँ क्योंकि इतना मेरे पास पैसा नहीं है, गलत काम नहीं कर पाया जीवन में, तो उतना पैसा नहीं जुटा पाया कि अपनी क्लासरूम में मैं एसी लगवा सकूँ। हाँ, आप लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं होता है। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भैया कर दो लपक के। और अगर लाल वाला रेड वाला घंटी वाला जो आइकन है उसको प्रेस कर दो टन से, तो आपको हर एक वीडियो मिलने लगेगा। फुल चैप्टर का वीडियो है, बड़े आराम से मज़े मज़े में 1 घंटे 1.5 घंटे खर्च किया, चैप्टर आपकी जेब में आ गया। समझ सको तो समझ लो, नहीं तो कोई बात ही नहीं, मर्जी आपकी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए अब हम लोग देखते हैं एक टर्म रेट लॉ। जैसे आप लोगों के पास बाइक है और अब बाइक को आपको पता है कि एक उसके अंदर एक्सीलरेटर होता है जिससे कि उसकी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। या हमारे घर में फ़ैन लगा हुआ है, उसमें एक रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर से हम लोग स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उस तरह की जो चीज़ होती है रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होती है रेट लॉ। ये वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, ये एक थ्योरेटिकल इंस्ट्रूमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन कंट्रोल स्पीड और रेट ऑफ अ गिवन रिएक्शन, और उसको हम बोलते हैं रेट लॉ। रेट लॉ इट इज़ एन इक्वेशन, इसको हम रेट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है विच गिव्स अस रिलेशन, देखिए रेट लॉ है या फिर हम इसको कह सकते हैं रेट इक्वेशन। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जो हमको रिलेशन देती है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन देती है, उसको कहते हैं रेट इक्वेशन या रेट लॉ। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। याद रखना, ये हम थ्योरेटिकल तरीके से रिएक्शन को देख के हम ये काम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास में होने चाहिए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। वी शुड हैव डेटा।
उसके बाद मान लिया कि ये हमारी एक रिएक्शन है 2A + B = प्रोडक्ट। सो मॉलिकुलरिटी जो होती है, मॉलिकुलरिटी का मतलब है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल इसके हैं और 1 मॉलिक्यूल इसका है, तो 2 + 1 = 3 आ गई ये वैल्यू। तो मॉलिकुलरिटी इसकी 3 हो गई। मॉलिकुलरिटी कैन बी चेक्ड बाई जस्ट सीइंग द रिएक्शन। बट rate law, we have to determine rate law by using experimental results. Suppose rate law इसका कुछ ऐसा आएगा, R = K, फिर ये A आएगा, मतलब एक का कंसंट्रेशन फिर दूसरे का कंसंट्रेशन। आप ध्यान रखना कि ये चीज़ हमेशा कॉमन रहेगी, R = K ये हमेशा कॉमन रहेगी। उसके बाद जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनको आप ब्रैकेट में रखिएगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि ये ब्रैकेट में A है तो इसका मतलब क्या है, तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ A, और ऐसे ही ब्रैकेट में B है तो वो कंसंट्रेशन ऑफ B, और इनके ऊपर कुछ पावर रेस की गई है, X किया गया और Y किया गया है। तो X जो है ये तुम्हारा X और Y की जो वैल्यू है वो रिएक्शन के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिसाइड नहीं करेंगे, यानी इसकी पावर 2 नहीं लगेगी, इसकी पावर 1 नहीं लगेगी, पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि X की वैल्यू 2 हो और हो सकता है X की वैल्यू 2 ना हो। तो मैंने इसीलिए लिखा है X मे और मे नॉट बी 2, 2 हो भी सकती है, 2 नहीं भी हो सकती है, और Y जो है की वैल्यू मे और मे नॉट बी 1। ऑल डिपेंड्स ऑन डेटा। जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा वो डिसाइड करेगा, क्योंकि इक्वेशन बना के हमको सॉल्व करना पड़ता है। अब हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आया, जैसे ऑर्डर होता है वैसे मॉलिकुलरिटी जैसे होता है वैसे एक ऑर्डर होता है। अभी मैंने आपको मॉलिकुलरिटी बताया था और वैसे ही ऑर्डर होता है। बस ऑर्डर में फ़र्क क्या है कि ऑर्डर को निकालने के लिए हमारे पास एक रेट लॉ होना चाहिए। वी शुड हैव रेट लॉ। रेट लॉ में जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनके ऊपर जो पावर लगी हुई हैं उनके सम को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज सम ऑफ पावर्स ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स इन गिवन रेट लॉ। तो हम रेट लॉ पहले बनाते हैं, उसके बाद कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होती है उनको ऐड कर देते हैं, वो हमारी होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऐसे यहाँ पर हम बोलेंगे कि A के पावर x लिखा हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू है x, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B इक्वल टू है y, और ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हो जाएगी x प्लस y। अगर आपको टोटल ऑर्डर चाहिए तो अब आपको क्या करना है, इसको टोटल ऑर्डर भी कभी बोलते हैं, कभी ओवरऑल ऑर्डर बोलते हैं, और कभी इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर हमेशा हमें कंफ्यूज करता है, तो ये मैंने 4 इसके मेन पॉइंट उठाए हुए हैं। मॉलिकुलरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई रिएक्शन हो और उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ना हो, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वो होती है मॉलिकुलरिटी। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी ज़ीरो हो, लेकिन ऑर्डर ज़ीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद आ सकती है ज़ीरो वैल्यू भी। इसकी देखिए पॉसिबल वैल्यू ये होल नंबर में ही है, और मेनली जो है 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी होल नंबर में वैल्यू होती है। जबकि इसकी पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 4 भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जो भी वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी। तो ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। रिएक्शंस हैविंग मॉलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 आर रेयर। ऐसे रिएक्शन जिनकी मॉलिकुलरिटी 3 के ऊपर हो वो रिएक्शंस रेयर है। एंड द पॉइंट इज सेम हियर ऑल्सो, कि जिनकी ऑर्डर 3 के ऊपर हो वो भी रेयर होती हैं। तो मान लो कि आपसे पूछ दें कि भैया ऑर्डर, और देखो हमेशा पूछा जाता है ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी में डिफरेंस बताओ। कभी पूछ दिया ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी में सिमिलैरिटी बताओ तो डब्बा गोल हो जाएगा। तो क्या करना है कि दोनों में मॉलिकुलरिटी या ऑर्डर उनकी वैल्यू 3 के ऊपर जाना मुश्किल है।
कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को देखो, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को गिन लो, टोटल कर लो, वो हो जाएगा आपका मॉलिक्युलरिटी। लेकिन ऑर्डर के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो ये इन दोनों के बीच में फ़र्क होता है। अब जैसे कि ऑर्डर के, जैसे मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पर हम लोगों ने देखी रिएक्शंस बहुत तरीके की होती हैं, तो वैसे ऑर्डर के बेसिस पर भी टाइप ऑफ रिएक्शन कई तरीके की होती हैं। मैं यहाँ पर कुछ आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ। जैसे मैंने आपको एक टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैंने लिखा, देखिए, एक मैंने लिखा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक मैंने लिखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक मैंने लिखा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एक मैंने लिखा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड सो ऑन। क्योंकि 1/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1/3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 2/3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, -1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो पॉसिबल। अब आपको एक बात ये देखनी है कि ज़रूरी नहीं कि ये चारों हमको हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़नी है। हमारे सिलेबस में इतना है, हमारे सिलेबस में ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस हैं। डेरिवेशन देखिए एकेडमिक लेवल में कभी पूछा नहीं जाता है, कंपटीशन लेवल में भी उसकी ज़रूरत होती नहीं है। हमको जो फॉर्मूले इनके समझने हैं, मैं आपको फॉर्मूले समझा रहा हूँ, याद करिएगा आप उसको। मैं पहले आपका लेता हूँ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूले। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हमें फॉर्मूले बनाने हैं तो पहला जो फॉर्मूला होता है वो के लिए होता है। के बराबर होता है R0 - R/T। ये फॉर्मूला होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और फिर दूसरा फॉर्मूला होता है K = R0/2 T½ ये दो फॉर्मूले हैं जो हमको याद रखने हैं फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ये फॉर्मूलों के बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। हमको टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये है टाइम 0, ये है टाइम t के इक्वल। स्टार्टिंग में इसका हमने कंसंट्रेशन मान लिया R0 है। तो जब रिएक्शन शुरुआत होती है तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होता है, हमारे पास प्रोडक्ट तो होता नहीं है। तो हमने स्टार्टिंग करी फ्रॉम रिएक्टेंट। लेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज R0। आप अक्सर देखते हो कि ये नॉट का इस्तेमाल इनिशियल वैल्यू के लिए किया जाता है, एंड सेम इज हियर ऑल्सो। तो R0 ये हुआ, प्रोडक्ट 0 हुआ। आफ्टर अ फ्यू टाइम यहाँ पर अमाउंट जो है हमने मान लिया R है ना, और ये वाली जो अमाउंट हो जाएगी हमारी R0 - R हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हमारा कंसंट्रेशन है एट टाइम t, और ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो अगर इसमें से हमने R को निकाल दिया, इतनी वैल्यू, तो ये R बन गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ। ये हमारा टाइम 0 के लिए हुआ और ये हमारा टाइम t के लिए हुआ। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं और आपको इसको ज़रा समझा देता हूँ इन टर्म्स को। देखिए ज़रा ध्यान से कि यहाँ पर K जो है हमारा वो है रेट कांस्टेंट। द रिएक्शन चूँकि 0 ऑर्डर है तो इसलिए जो है रेट कांस्टेंट हो गया ये K, है ना। और रेट कांस्टेंट अगर कभी कोई पूछे कि भैया रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो आप बताओ कि dx/dt बराबर K a⁴n। ये जो K होता है वही होता है रेट कांस्टेंट। ये आपका क्या है, रेट लॉ है। तो कोई रेट लॉ जो एक्सप्रेशन होता है उसमें जो एक कांस्टेंट यूज़ किया जाता है वो रेट लॉ होता है। ठीक है, तो K हो गया हमारा रेट कांस्टेंट। R0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है। और जो R है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t टाइम पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसको कहते हैं R। दो वैल्यू हो गई और t क्या हो गया, t हो गया टाइम।
और एक टर्म और आपने देखा टी हाफ, हाफ 50, ठीक है, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। ये होता है टाइम एट विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। आधी जिंदगी खत्म हो गई। जैसे मैं 50 साल के आसपास, मेरी एज 50 के आसपास है, 50 का मैं हो जाऊंगा कुछ महीनों के बाद। तो अगर मेरी 50 एज है और मैं तो सोचे बैठा हुआ हूँ कि मुझे 100 ईयर्स तो जीना ही जीना है, कम से कम सेंचुरी तो मुझे मारनी ही मारनी है, तो अगर मैं अपनी एज को 100 मान के चलूँ और मैं 50 ईयर्स का लगभग हो चुका हूँ, तो ये मेरी हाफ लाइफ है। इसी तरीके से कोई रिएक्शन है, उसकी भी ज़िंदगी होती है, उसकी भी लाइफ होती है। जितने समय में किसी रिएक्शन का आधा हिस्सा कंप्लीट हो जाए, हाफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर विच इज कॉल्ड हाफ लाइफ। यानी कि जितनी देर में रिएक्शन का आधा होगा, इसका मतलब है कि आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा। मैं रिएक्टेंट हूँ, जब मैंने शुरुआत करी थी, जब मैंने जन्म लिया था तो मैं 0 पे था, छोटा था, और धीरे धीरे मैं बढ़ना शुरू हुआ और फिर आज मैं इतना बड़ा हो गया। खैर, तो ये हमारा टी होता है हाफ लाइफ, टी हाफ, टाइम एट विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। ये हमारा फॉर्मूले में 2 × टी हाफ आता है। आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। तो एक तो तुम्हारा ये हो गया 0, दो ही आपके कोर्स में है, एक 0 ऑर्डर है और एक आपका फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, उसके फॉर्मूले अलग होते हैं। ऑल्दो डेरिवेशंस आर गिवन इन बुक बट डेरिवेशन आर नॉट आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स, दिस इज व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर। अब हमने लिया हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले लिया तो देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है। पहला फॉर्मूला K = थोड़ा सा कठिन है, 2.303 अपॉन T R0/R, और ये बेस 10 हो गया हमारा। एक फार्मूला हमारा ये हो गया। दूसरा फार्मूला हो गया K = 0.693 अपॉन टी हाफ। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हियर टी हाफ डजंट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर R0 का टर्म मिसिंग है। R0 क्या है, R क्या है, T क्या है, K क्या है, टी हाफ क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बात मैं और बताऊंगा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस आर ऑल ऑफ, या यहाँ पर ऑल लिख देता हूँ, all nuclear reactions are first order reaction, so we can use these formulae for nuclear processes। आपको 2 न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी में मिलेंगे जो इसी पे बेस्ड है और जिनमें यही फॉर्मूले आपके लगाए जाएंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया। यही 2 हमारे कोर्स में है। एक टॉपिक और है हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका सीधा सीधा मतलब है रिएक्शंस हैविंग, अब आप देखिए यहाँ पर देखिए, जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको बोलते हैं रिएक्शंस हैविंग मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 1, यानी मॉलिक्युलरिटी 1 से ज़्यादा होगी बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1 आर कॉल्ड सूडो मतलब इमेजिनरी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मैंने एक ईस्टर ले लिया,
ईस्टर का जो हाइड्रोलिसिस होता है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, सूडो यूनिमोलिकुलर होता है, RCOOH प्लस R-OH। यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो है 1, जबकि इसकी मॉलिकुलैरिटी है 2। देखिए 1 + 1 = 2। ऑर्डर 1 क्यों है? मॉलिकुलैरिटी 2 है तो ऑर्डर 1 क्यों है? क्योंकि वाटर एक्सेस में लिया गया है, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट होता है और जो चीज़ सॉल्वेंट होती है वो ज़्यादा अमाउंट में ली जाती है, और जो ज़्यादा अमाउंट में ली जाती है वो ऑर्डर में काउंट नहीं होता है। टर्म याद कर लेना इस बात को। तो अगर वाटर कहीं दिया है या कोई सॉल्वेंट दिया है तो उसको हमको छोड़ देना है ऑर्डर में। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी टेम्परेचर का रेट पे क्या असर पड़ता है। उसके लिए आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ना है। देखिए आई लिंक में आप जाके उसको देख सकते हो, ऊपर देखेंगे आई लिखा रहता है, तो आई पे क्लिक कर सकते हो आप, नंबर 1। और नंबर 2 आप क्या कर सकते हो कि आप उसको जो है उस पर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, वहाँ पर भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप जाके देखोगे तो आपको उससे रिलेटेड मिल जाएगा, क्योंकि इसके चैप्टर में इसके आगे का पोर्शन CBSE बोर्ड से इस बार हटा दिया गया है। इसीलिए मैंने उसका एक सेपरेट छोटा सा एक वीडियो मैंने समरी में बना दिया है। जिसको पढ़ने का दिल हो, जो CBSE बोर्ड के अलावा बोर्ड के हों आप लोगों में से, वो वहाँ से जाके उसको पढ़ सकते हो। और बाकी मैंने इसमें पूरा चैप्टर आपको करा दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।